हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हेल्प क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। चैप्टर स्टार्ट किया हमने किरण प्रकाश क्यों प्रकाशित केंद्र, क्लास 12 की फिजिक्स है आपकी, और लेक्चर नंबर अगर बात करें तो चौथे पर हम पहुंच चुके हैं। 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर रही हैं, इसका साफ साफ सा मतलब है, क्योंकि चौथे पर पहुंचे हैं तो 3 कंप्लीट है ना। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? इस लेक्चर में बेटा हम प्रकाश के, ठीक है, अपवर्तन की घटना को सीखेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के साथ साथ हम सीखेंगे स्नेल का नियम, जो कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के साथ ही आता है, और अपवर्तनांक, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में एक बार याद दिलाएं, अगर आपको अभी तक हमने पढ़ा क्या, एक बार अगर मैं आपको याद दिलाऊं रिकैप में कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो दर्पण और परावर्तन से रिलेटेड सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन था, प्रकाश का परावर्तन, ये जो टॉपिक है इसको हमने पूरे तरीके से पढ़ लिया है। ये सिलेबस का ये पार्ट जो है हमने पढ़ लिया है, ख़त्म हो गया है। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे, जो भी चीज़ें थी, दर्पण सूत्र, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। जैसे कि दर्पण सूत्र आपने जाना 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u के दर्पण सूत्र है। फिर हमने देखा कि m बराबर होता है -v/u, और m का एक फॉर्मूला और है जो कि होता है m बराबर I/o, इसी को हम लिखते हैं h'/h, जिसका मतलब है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। आकार लिख लीजिए, लंबाई लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, आपको ये भी बताया कि m का मान जब पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक बार ये बताना जरूरी मैं समझता हूँ कि ये पता हो आपको। m का मान अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है वस्तु आभासी है, सॉरी, प्रतिबिंब आभासी है, वस्तु आभासी हो ही नहीं सकती ऐसे तो। ठीक है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का वो आभासी बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में क्या बता रहा है? m के मान पॉजिटिव मतलब प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी है का मतलब क्या हुआ? सीधी बन रही है, यह वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है, आभासी का मतलब वस्तु के सापेक्ष। इसको मैंने क्लियरली आपको बताया था कि वस्तु के सापेक्ष का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आभासी शब्द आएगा, आभासी प्रतिबिंब है, तो आपको ये दिमाग में पता होना चाहिए कि ये वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा है। ठीक है, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक का मतलब है वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब। ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आगे के प्रश्नों में। ठीक है, ये याद रखें, ये सिर्फ लेंस में, सिर्फ दर्पण में नहीं, बल्कि आगे आप लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी ये सहायक होंगे। आज के लेक्चर में हम प्रकाश का अपवर्तन जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे। प्रकाश की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण गुण है जिसको हमें जानना है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन था कि प्रकाश एक सतह पर पड़ती थी और टकरा के लौट जाती थी उसी माध्यम में फिर से। देखो, प्रकाश के अपवर्तन की जब हम बात करते हैं तो अब कुछ माध्यमों के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो प्रकाश के अपवर्तन को वैसे तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पास दो चारे होते हैं या दो घटनाएं वो दिखा सकती है, या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाए या अभिलंब से दूर हट जाए या जिस रास्ते पर चलती रहेगी उसी पर चलती रहेगी। ठीक है, तो ये तीसरा भी एक है जिसको जरूर बोलना चाहिए, हालांकि उस पर मैं आऊँगा। लेकिन पहले तो हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो ये जो माध्यम की बात कर रहे हैं उसको हम पहले समझते हैं। प्रकाशिक माध्यम इसको बोलते हैं। माध्यम देखो कई हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश के लिए क्या माध्यम है वो हम बात करेंगे। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम की अगर मैं बात करूं तो प्रकाशिक माध्यम क्या हो सकता है बेटा? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश गमन कर सके। सिंपल सी बात है, एक शब्द में एक वाक्य में आपको अगर आंसर लिखना है तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका ये निकल के आता है, प्रकाशिक माध्यम मतलब ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश चल सके, गमन कर सके। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सके प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का गमन करने का मतलब है जैसे कांच में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। मैं दर्पण की बात नहीं कर रहा, मैं कांच बोल रहा हूँ। कांच और दर्पण में फ़र्क है। ठीक है, जब कांच में एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है तब वो दर्पण बनता है, तो मैं कांच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कांच का दरवाज़ा है तो आप एक तरफ खड़े हैं, दूसरे तरफ कांच तो आप जानते ही प्रकाश एक पार से दूसरी तरफ जाता है। पानी है, पानी में भी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे द्रव हैं जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बात की, जैसे वायु है। ठीक है, तो ये भी एक माध्यम है। और निर्वात है, जहाँ पर हवा ही नहीं है वहाँ भी प्रकाश चलता है, वहाँ भी प्रकाश ट्रैवल कर सकता है। तो इस तरह की जो भी माध्यम है ये प्रकाशिक माध्यम है, जहाँ पर प्रकाश चल सके, गमन कर सके। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि माध्यम जो होते हैं वो दो तरह के हम लिखते हैं प्रकाश के नज़रिए से। ठीक है, एक सघन माध्यम हम बोलते हैं, एक विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम समझ लेते हैं कि सघन और विरल का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले प्रकाश के अपवर्तन पे ही आ जाते हैं, इसके बाद आपको सघन और विरल ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन ये कहता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक था जो आपको समझना था। प्रकाशिक माध्यम क्या है ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बताने की कोशिश की, ताकि आप प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझ पाएँ। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना ये कहती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से या एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करे। मैं मान लेता हूँ ये कोई लाइन है, ये बॉर्डर है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है। मान लेते हैं कि माध्यम 1 है, ये पहला माध्यम है, और ये माध्यम 2 है। ठीक है, और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है। दोनों माध्यमों अलग करने वाली रेखा है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहां से इसके ऊपर पहला माध्यम, इसके नीचे दूसरा माध्यम, यहां पर दोनों माध्यम मिलते हैं एक दूसरे से, ऐसा मान लीजिए एक बारीक सी लाइन है। ठीक है, जैसे कि तालाब है और ये पानी भरा है, तो ये जो पानी भरा है ये क्या है? पानी एक अलग माध्यम हो गया। इसके ऊपर वायु है और इसके ऊपर पानी है, तो पानी और वायु को अलग करने वाली एक लेयर होगी जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है, वहाँ पर हवा टच हो रही है, तो हवा और पानी जहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे हैं वो रेखा, वही रेखा है। ठीक है, तो दो माध्यम हो गए उनको अलग। तो आप उदाहरण के रूप में वायु और पानी को ले सकते हैं इस प्रकार से आपको। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ प्रकाश का अपवर्तन की घटना ये कहती है, बेटा आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ रखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
यहाँ पर ज़रूरी है कि आप किरण को सीधा रखें, क्योंकि हम सरल रेखा में जो हम पढ़ रहे हैं, किरण जो हम लेते हैं बेटा, वो हमने आपको बता रखा है कि किरण जो होती है, प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश भी एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो एक ही बात है, प्रकाश किरण है तो प्रकाश ही है। तो ये प्रकाश आने वाली प्रकाश है, आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश किरण है, इस पॉइंट पर आई से किस में चलती हुई, पहले माध्यम में चल रही थी, पहले माध्यम में ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसके पास दो चीजें हो सकती है इसके साथ। यहां पर तो पहले अभिलंब डालिए इस पॉइंट पर। अब ये अभिलंब है बेटा, ये लाइन जो है ये है अभिलंब। अब इस प्रकाश किरण के साथ दो घटनाएं संभव है। हो सकता है कि ये प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये प्रकाश किरण देखो अपने रास्ते पर तो चल सकती है, एक तरीका हो सकता है कि अपने रास्ते पे ही चलती रहे। एक तरीका हो सकता है कि अपने रास्ते पे ही चलेगी, लेकिन अगर अपने रास्ते पे ही चलती रहेगी तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब घटना, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है। इसको थोड़ा और सीधा बनाते हैं और ठीक से बनाते हैं, थोड़ा तिरछा है ये, ओके। ठीक है, तो ये प्रकाश का मूल रास्ता है, मूल पथ है। या अगर प्रकाश इसी रास्ते पर चली जाती है तो इसका मतलब है कि दोनों माध्यम एक ही जैसे हैं, मतलब प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है। लेकिन अगर प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाए, विचलित कैसे हो सकती है, या तो इस रास्ते के इधर हो सकती है, आ सकती है, या इस रास्ते से उधर जा सकती है, दो तरीके हैं। या तो दूर चली जाए अपने रास्ते से, और या अपने रास्ते से भटक करके नजदीक आ जाए, किसके तरफ, अभिलंब के तरफ। या तो अभिलंब के पास आ जाए या अभिलंब से दूर। थोड़ा और इसको ऐसा करता हूं कि थोड़ा ये, तो तीन चीजें हो सकती है। देखो, अपने रास्ते पर या तो बढ़ जाए, अगर इस रास्ते पे ही चलती रहे तो प्रकाश में अपवर्तन की घटना नहीं हो रही, प्रकाश के साथ अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये और ये हो रहा है, या तो ये तरीका हो जाए पहला, या तो ये दूसरा, अगर ये दो घटनाएं हो रही हैं तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो दो घटनाएं हो सकती हैं। अब ये दो घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और ये कितना विचलित होगी, ठीक है। ये अभिलंब है, अभिलंब से कितना विचलित होगी। देखो यहाँ पर एक कोण आपको दिखेगा, ये कोण आई है, आपतन कोण जिसको आप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन है। तो अपवर्तन कोण जो है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल जो है वो यहाँ पर आपको दो तरीके से प्राप्त हो सकता है। या तो अभिलंब दूर हो रही है तब भी प्राप्त होगा, अभिलंब से पास आ रही है किरण तब भी प्राप्त होगा। तो दो घटनाएं। अब ये घटनाएं, ये जो पास आना और दूर जाना है, ये माध्यम दूसरे की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन हो तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुकेगी, अपने रास्ते से इधर झुकेगी तब जब सघन माध्यम हो दूसरा, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो, दो घटनाएं हो रही हैं सिंपल सी, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हालांकि कई जगह, कई किताबों में भी डायरेक्ट लिख देते हैं कि अभिलंब के पास आ सकती है, दूर जा सकती है, ऐसा नहीं है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही है प्रकाश का अपवर्तन। अब वो विचलित कैसे हो रही है, पास आ रही है या दूर जाके विचलित, पास की तरफ आ रही है विचलित हो रही है, या दूर की तरफ जाके विचलित हो रही है, कैसे भी विचलित हो रही है, बस अपने रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है, और प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अब हम माध्यम के नाम लिखते हुए करेंगे। अगर माध्यम 1 के सापेक्ष, देखो पहला क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है कि अगर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 सघन हो, ठीक है। अगर इसका मतलब माध्यम 1 क्या है, माध्यम 1 है विरल और माध्यम 2 जो है वो है सघन। अगर ये कंडीशन है तो प्रकाश किस प्रकार से विचलित होगी, इसको समझिए। तो प्रकाश आई, इस पॉइंट पर टकराई। अब इस पॉइंट पर अगर आप अभिलंब देखेंगे तो अभिलंब कहाँ है बेटा, ये, ठीक है। अब प्रकाश इस रास्ते पे आ रही है
अब देखेंगे ये प्रकाश का रास्ता है। अब अगर थोड़ा सा इसको मैं ऐसा करता हूँ और थोड़ा एंगल ले लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, है ना। चलिए, तो मैं कहता हूँ प्रकाश ऐसे आई, ये अब प्रकाश ऐसे आ रही है और इस रास्ते पर बढ़ना चाह रही है, इस रास्ते पर जाना चाह रही है प्रकाश, ठीक है। ये माध्यम 1 है, 1 जो कि विरल है, और माध्यम 2 है ये, ठीक है। अच्छा, माध्यम 1 के सापेक्ष अगर माध्यम 2 सघन है तो क्या होगा बेटा, प्रकाश अपने रास्ते से किस प्रकार विचलित होगी, ये देखिए, प्रकाश अपने रास्ते से इस प्रकार विचलित होगी, मतलब अभिलंब के तरफ झुक जाएगी, ठीक है। ये प्रारंभिक रास्ता है डैश डैश वाला जिस पर प्रकाश चल रही थी, और अब प्रकाश मुड़ चुकी है दूसरे माध्यम में, जैसे ही गई प्रकाश दूसरे तरफ चलना स्टार्ट कर दी, विचलित हो गई। ये कोण I है, ये कोण R होगा, ठीक है। ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित किरण लिख लेता हूं, सिर्फ प्रकाश किरण ही है, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण है, प्रकाश किरण है इसका मतलब, ठीक है। तो अपवर्तित प्रकाश किरण आप देखेंगे, ये पीली वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है जो नीचे की तरफ आ रही है, ये तो आपको पता ही है, ये अभिलंब है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब विरल माध्यम से सघन में प्रकाश जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब के तरफ झुकेगी। अब कितना झुकेगी ये अभी मैं बताता हूं, स्नेल बताएंगे वो कितना झुकेगी, ठीक है। ये कोण कितना होगा ये बताया जाएगा, ठीक है। वो I और R में संबंध क्या है ये बताया जाएगा आपको। यहां पर आप कोण I बराबर कोण R नहीं लिखेंगे। कोण I बराबर कोण R तब होता है जब प्रकाश अपने ही मूल रास्ते पर चलती रहती, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है अगर माध्यम 1 जो है वही सघन हो, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम जो 2 है अगर ये विरल हो तो क्या होगा। देखो माध्यम 1 यहां पर सघन विरल था, यहां पर दूसरा माध्यम सघन था, तो ये कंडीशन हुई। अगर पहला माध्यम ही सघन हो, मतलब प्रकाश पहले से सघन माध्यम में चली आ रही है, बाद में विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए समझते हैं, चित्र बनाइए। तो प्रकाश को ले लेते हैं यहां पर, या इसको बहुत ज़्यादा मैंने टेढ़ा कर दिया है, ठीक है। ये ले लेते हैं, ये प्रकाश आ रही है और यहां पर मैं अभिलंब डालूंगा इस पॉइंट पर, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, आपको पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, ओके। तो आपतित प्रकाश किरण है और अपवर्तित प्रकाश किरण। अब देखोगे इसका रास्ता क्या था जाने का आगे, ये प्रारंभिक रास्ता है, प्रकाश जिधर जाना चाह रही है ये रास्ता, ठीक है, प्रारंभिक पथ जिस पर प्रकाश चलना चाह रही है। लेकिन प्रकाश इधर नहीं जाएगी बेटा, प्रकाश इधर न जाके प्रकाश चली जाती है इधर, अगर, ठीक है, प्रकाश इधर न जाके प्रकाश चली जाती है अगर इस तरफ, तो ये अपवर्तित प्रकाश है, ठीक है। अब यहां पर कोण I को देखो, ये कोण I है, और कोण R को देखो, ये कोण R है। तो प्रकाश का जो विचलन कोण है, अगर विचलन देखोगे तो विचलन कोण भी यहां पर दिखेगा आपको। विचलन कोण क्या है बेटा, यहां पर विचलन कोण की इस रास्ते से कितना भटकी प्रकाश, विचलन मतलब भटकना, ये जो कोण हो रहा है इतना भटकी है प्रकाश, अपने रास्ते से इतना इधर आ गई है ना, इधर चलना था, इधर से मतलब प्रकाश को ऐसे जाना था, लेकिन ये इधर से इतना मुड़ गई, तो कितना मुड़ गई, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब विचलन कोण, मैं आपको बताता हूं। और यहां पर डेल्टा क्या है, प्रकाश इधर की तरफ गई है, दूर की तरफ, तो इसको बोलेंगे डेल्टा, विचलन कोण। तो विचलन कोण भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो घटनाएं हैं, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, लिख देता हूं मैं। माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक है। तो ये याद रखें, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, और यहाँ पर ये विरल माध्यम था और ये सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी,
ठीक है, अभिलंब की तरफ झुकी। देखो ये अभिलंब था, अभिलंब की तरफ झुकी, तो ये तीर का निशान देखो डेल्टा का इधर की तरफ है, मतलब प्रकाश इधर झुकी है, अपने रास्ते के इस तरफ आ रही है, मतलब इस तरफ क्या है अभिलंब, और ये अपने रास्ते से दूर की तरफ जा रही है, मतलब अभिलंब है इस तरफ अभिलंब है, इस तरफ आती है तो झुकती, इस तरफ जा रही है तो दूर हट रही है, मतलब अभिलंब से दूर हट रही है और एक बार अभिलंब के पास आ रही है। ये अभिलंब के पास आना, अभिलंब के दूर जाना, ठीक है। अब सघन और विरल माध्यम का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो क्या ले सकते हैं आप, जैसे कि पानी है, कांच है, वायु है, तो खास करके यही तीन आपको सघन और विरल माध्यम के रूप में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डेल्टा कोण क्या कहता है, तो डेल्टा कोण बेटा यहाँ पर डेल्टा या डेल जो जिसको बोलते हैं, ये जो डेल है यहाँ लिख दो, तो जो डेल है इसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, ये विचलन कोण निकालेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपको दिखाऊंगा स्लैब से जब प्रकाश गुजरेगी तो कैसे होगा, क्या होगा। तो विचलन कोण है ये, ठीक है। विचलन कोण क्या बताता है बेटा, कि प्रकाश अपने रास्ते से भटकी कितना भटक गई, कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गई, तो जाना था इधर, चली गई उधर, ठीक है। तो जैसे इसको नाम अगर मैं लूँ कि ये P है, ये Q है, ये R है, तो PQR रास्ते पे चल रहा था, लेकिन गई कहाँ, PQS रास्ते पे चली गई, ठीक है। तो जो कोण है बेटा कौन सा, SQR, ये आपको डेल्टा बताएगा, या QS या RQS, ये आपको डेल्टा बताएगा, ठीक है। R पहला रास्ता था तो RQS, तो ये आपको डेल्टा बताएगा कितना परिवर्तन हुआ रास्ते में, कितना विचलन हुआ, ठीक है, रास्ता कितना भटक गई, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए दो नियम दिए जाते हैं। पहला नियम तो बेसिक सा वही है, नियम क्या है बेटा, अच्छा यहाँ पर नियम लिखा हुआ है पहले से, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा कि यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विरल माध्यम और सघन माध्यम, इनको हटा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। इसका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि विरल कौन है, सघन कौन है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये माध्यम 1 जो है वो है यहाँ पर सघन हमने माना है, और माध्यम 2 को हमने माना है विरल, ठीक है। यहाँ पर हमने माना है माध्यम 1 को विरल, और इसको माना है सघन, ठीक है, ऐसा लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर नियम लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखा है, तो इस नियम को पढ़ लीजिए। ये रूल है एक तरह का कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके आप देख पाएंगे, वही चीज़ लिखा है। अब नियम क्या है इसमें कि प्रकाश एक ही तल में चलनी चाहिए, मतलब आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। वैसे ही नियम आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे, लिखाया मिल जाएगा, और वही लिखना है आपको, वही परफेक्ट है, करेक्ट है। दूसरे नियम पर हम बात करेंगे जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि एक रोड पर आप चल रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है या आप चल रहे हैं, और बीच में ये आ गई एक नदी, ठीक है, इसमें ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, ये नदी है, ये रोड है। अब इस रोड का पुल टूटा हुआ है, ये मान के चलेंगे आप, ठीक है, ये है रोड, इस पर आप जा सकते हैं, कोई व्यक्ति है ये इस पर चल रहा है, या आप ही हैं मान लो चल रहे हैं। अब नदी आ गई, नदी में पानी काफ़ी है लेकिन पुल नहीं है, टूटा हुआ है, तो पानी इतना है, मान लो कमर के बराबर पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, कमर के बराबर पानी है, आप जा सकते हैं, मतलब ऐसा है, ठीक है। तो ये अभी देखोगे आप यहाँ कहाँ है, यहाँ पर आप रोड पर चल रहे हैं, सूखी रोड है, गीली रोड नहीं है, कोई कीचड़ कुछ नहीं, बढ़िया परफेक्ट रोड बनी है, यहाँ पर पानी है। तो ये दो माध्यम हो गए एक्चुअली, ये हो गया एक सूखा माध्यम, विरल माध्यम, जहाँ पर आप वायु में चल रहे हैं, क्योंकि आपके पैर हवा में है, अभी ज़मीन पर रख रहे हैं लेकिन हवा ही तो टकरा रही है आपके आसपास, आप चल रहे हैं तो हवा ही तो है, यहाँ पर भी चारों तरफ हवा ही है, तो आप अभी हवा में चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं नहीं, हवा में ही चल रहे हैं, हवा माध्यम मतलब वायु माध्यम में। जब आप पानी में जाएंगे, नदी में क्या है, पानी,
नदी में क्या है? पानी। तो मान लो अभी आप जब चल रहे थे तो आपकी स्पीड कुछ थी, मान लो आप दौड़ रहे थे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप दौड़ रहे थे, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप दौड़ सकते हैं और दौड़ रहे थे। क्या आप जब नदी में जाओगे तो नदी में भी वही स्पीड रहेगी आपकी? बल उतना ही लगाओ आप, लेकिन आपकी स्पीड कम हो जाएगी, होगी ना? आपके पैर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। अर्थात क्या हो रहा है? आपकी स्पीड घट जा रही है। क्या हो रहा है बेटा? आपकी चाल में परिवर्तन आ रहा है। ध्यान से अगर समझोगे तो आपके चाल में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि माध्यम बदल गया बेटा। घुटने के बराबर ही पानी क्यों ना हो, लेकिन आपका माध्यम बदल गया, और माध्यम बदल गया तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आप उससे डबल मेहनत भी करेंगे तब भी आपकी उतनी स्पीड शायद ना मिल पाए आपको, ठीक है। मान लो पानी रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा, रुका है, तब भी आपको चलने में परेशानी होगी। अर्थात माध्यम बदलने पर चाल में परिवर्तन आ रहा है। किसके? आपके। तो प्रकाश के साथ भी ऐसा होगा। अब आपके लिए ये माध्यम है, प्रकाश के लिए कुछ और माध्यम। प्रकाश के लिए पानी है, वायु है, कांच है, ये माध्यम है। तो प्रकाश भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो अभी ये क्या माध्यम था जहां पर आप आसानी से चल सकते हैं। देखो दो में कंपेयर करेंगे, इसको माध्यम 1 बोलूंगा, इसको माध्यम 2 बोलूंगा। दोनों माध्यमों में जहां पर आप आसानी से चल पा रहे हैं उसको आप विरल बोलोगे, और दोनों माध्यमों में जहां पर आपको स्पीड में कमी देखने को मिल रही है, जहां पर आपको थोड़ा सा मुश्किल है चलने में, उसी को हम सघन बोलेंगे। ये आपके नजरिए से है। सघन, सघन का मतलब घना नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा। सघन मतलब जहां पर आपकी स्पीड घट रही है, जहां पर आपको चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी स्पीड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो है सघन माध्यम, और यह है विरल माध्यम। इसी प्रकार से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से चल सकती है, दो माध्यमों के सापेक्ष देखेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष। जैसे पानी और वायु में मैं देखूं तो वायु में प्रकाश तेज चल पाएगी, और जब पानी में जाएगी तो इसकी स्पीड घट जाएगी। तो मतलब पानी क्या हो गया? सघन माध्यम, वायु क्या हो गया? विरल। लेकिन अगर पानी से प्रकाश कांच में जा रही हो तो पानी से कांच में जाएगी तो पानी में स्पीड प्रकाश की ज़्यादा होती है, कांच में और कम होती है। तो पानी और कांच को अगर लेके देखेंगे तो पानी विरल है और कांच सघन है। इसी तरह से वायु और कांच में देखेंगे तो वायु विरल है, कांच सघन है, ठीक है। तो सघन और विरल एक दूसरे के सापेक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी विरल होता है या पानी सघन ही होता, नहीं, किसके सापेक्ष देख रहे हैं आप। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने घर में सबसे बड़ा ही हूँ, सबसे लंबा हूँ लंबाई में, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि मैं सभी से लंबा हूँ, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर 3 लोग हैं, देखो 2 लोग हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं तेरे से लंबा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ मान लो। तो या ए और बी ले लेते हैं कि अगर बी कह रहा है कि मैं ए से बड़ा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं सबसे बड़ा हूँ। हो सकता है इससे भी बड़ा हो एक सी। तो जब इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो बड़ा कौन है? बी है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बड़ा कौन है? ये है। और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बड़ा कौन है? ये है। क्लियर है? तो किसके सापेक्ष आप देख रहे हैं, किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं, कौन से माध्यम के सापेक्ष। अभी यहीं पर पानी ना होता, कीचड़ होता, तब भी दिक्कत होती आपको ना, चलते फिसलते थोड़ा। इससे यहीं पर अभी यहाँ पर रोड पर बर्फ पड़ी होती, फिर दिक्कत होती है। रोड पर तेल पड़ा होता, तब भी दिक्कत होती। तो माध्यम बदल रहा है आपका, आपके चाल में परिवर्तन हो रहा है माध्यम के अनुसार। तेल ज़्यादा पड़ा है, चिकना तेल पड़ा है, तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, गिरोगे टूट जाएगी हड्डी वड्डी, छिल जाओगे, ठीक। तो आपको धीरे चलना होगा। हो सकता है बहुत ही धीरे चलना पड़े, इस स्पीड से तो बिल्कुल नहीं चल पाएँ आप, इसके आधे से आधी स्पीड से आप हो सकता है चल पाएँ, या संभाल के देख के पैर जमा के रखें। कीचड़ वीचड़ है तो थोड़ा सा आप हो सकता है तेज चल लो, ठीक है। बर्फ़ पड़ी हुई है, हो सकता है उसमें भी ठीक ठाक चल लो। अब एकदम ग्रीस लगा है, ऑयल है, एकदम चिकना तेल बह रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही धीरे चलेंगे, है ना। तो किस प्रकार का माध्यम है उस पर निर्भर करता है, किसके सापेक्ष कौन। अब जैसे यही प्रकार देखो कि एक रोड थी, ठीक है, जिस पर पानी भरा था, उसके बाद एक रोड और आई जिसमें पानी और कीचड़ सब था। किसमें आप ठीक चलोगे? तो जो पानी था उसमें ज़्यादा तेज चलोगे, लेकिन कीचड़ और मतलब गाढ़ा कीचड़ है जिसमें आप दलदल जिसको बोलते हैं, तो उसमें जाओगे तो क्या होगा?
और धीरे हो गया, तो मतलब इस पानी के सापेक्ष क्या हो गया, सघन हो गया आपके लिए। अभी ये क्या है, पानी क्या है, विरल है, लेकिन पानी के सापेक्ष अगर वायु, यहां पर मान लो वायु है, यहां पर मान लो पानी है, और यहां पर मान लो दलदल है, ठीक है। तो जब वायु से मतलब सूखे से पानी में जा रहे हो आप, तो ये विरल है, ये सघन है। इसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष ये विरल, और वायु के सापेक्ष ये सघन। लेकिन जब पानी में चल रहे हो और आप दलदल में जा रहे हो, तो पानी विरल होगा, दलदल सघन हो जाएगा, ठीक है। फिर दलदल से फिर आप जा रहे हो मान लो वायु में, तो आप क्या कर रहे हो, सघन से किस में जा रहे हो, विरल में। तो क्या हो गया, क्या हो गया, सघन, ये विरल, ठीक। तो ये तरीका है समझने का, ठीक है। तो सघन और विरल जैसी ऐसे कोई चीज़ नहीं है। आप कह नहीं सकते कि वायु हमेशा विरल होती, नहीं, वायु से भी विरल कुछ हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखें, ओके। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सघन और विरल तो समझ में आ गया, और आप आज के बाद कभी इस बात पर, है ना, आपको भ्रम नहीं होगा कि किसको हम सघन बोले, किसको हम विरल बोले। प्रकाश के नज़रिए से आपको बोलना है, आपको अपने नज़रिए से नहीं। आपको हमने एग्जाम्पल दिया आपका कि आप किस में चलने में ज़्यादा, ठीक है, सहज महसूस करेंगे। जिसमें ज़्यादा सरलता है, जिसमें ज़्यादा आप सहज महसूस कर रहे हैं, वो विरल। और जिसमें चलने में परेशानी हो रही है, थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी स्पीड में कमी आ रही है। परेशानी तकलीफ का मतलब ये नहीं कि पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं, स्पीड में कमी से मेरा मतलब है, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके चाल में कमी आ रही है तो वो सघन है। अगर आपके चाल में वृद्धि हो रही है, ठीक है, या ज़्यादा उसमें चाल है, किसी माध्यम में ज़्यादा चाल है, किसी माध्यम में कम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें कम हो रही है चाल वो सघन है, जिसमें ज़्यादा है चाल वो विरल है। किसकी, प्रकाश की। तो स्नेल जी कहते हैं, ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, समझ गए ना, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि सघन और विरल का मतलब क्या है, ठीक है। मैं यहाँ विरल को कांच भी विरल को मैं पानी भी लिख सकता हूँ अगर यहाँ पर मैं कांच लिखूंगा तो, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे वायु लिखना है तो इसको मैं पानी लिखूंगा फिर, ठीक है, या कांच लिखूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक दूसरे के सापेक्ष। स्नेल जी कहते हैं कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब यही बात है कि कितना सघन, अब आता है मापने पर, तो अब मापन करेंगे। अब मुझे ये बताना है कि सघन माध्यम है, जैसे मैं कह दूं कि पानी सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष, और कांच भी सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष। ध्यान से सुनना शब्दों को, पानी के सापेक्ष नहीं बोल रहा, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष पानी भी सघन है, और वायु के सापेक्ष, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये वायु है, इसको मैं विरल लूं। अब इसके सापेक्ष मैं कह रहा हूं पानी, वो क्या होगा, सघन होगा, ठीक है। और इसके सापेक्ष अगर मैं देखूं कांच को, तो वो भी क्या होगा, सघन होगा, ठीक। लेकिन कितना सघन, क्योंकि दोनों सघन है, वायु विरल है, वायु के सापेक्ष पानी भी सघन है, वायु के सापेक्ष कांच भी सघन है। कितना सघन शब्द आता है ना, कितना, कितना भैया, कितना सघन है, पानी भी सघन है, ये भी सघन है, तो क्या दोनों बराबर सघन है? नहीं, दोनों बराबर सघन नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम दोनों को देखते हैं, जब इसमें प्रकाश चलती है और इसमें प्रकाश चलती है, तो हम देखते हैं कि प्रकाश पानी में तेज चलती है, कांच में धीरे। अर्थात पानी और कांच का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये फिर विरल है। इन दोनों में अगर मैं देखूंगा, तुलना करूंगा, तो ये विरल जैसा है पानी, और ये सघन ही है। ये पानी के सापेक्ष भी सघन है, कांच जो है वायु के सापेक्ष तो सघन है, ये पानी के सापेक्ष भी सघन है। तो ये मतलब कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज है जो कांच का ज्यादा है। क्या है कि स्पीड इसमें ज्यादा हो रही है, धीरे कर रही है, मतलब इसमें ज्यादा कमी आ रही है स्पीड में, ठीक है। स्पीड में, प्रकाश के स्पीड में, चाल में कमी जो देखने को मिल रही है वो कांच के अंदर ज्यादा है, पानी के अंदर कम है, और वायु में बहुत ही कम है, ठीक है। निर्वात में एकदम परफेक्ट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये बात है। तो कितना सघन है, प्रश्न आता है कि कितना सघन, कितना सघन, कितना विरल। बात तो यहां आके फंसती है, इसी का आंसर देते हैं स्नेल जी। तो सघन और विरल को समझने के लिए, इसके मान को समझने के लिए कि माध्यम कितना सघन है और माध्यम कितना विरल है, इसके लिए हम एक
एक बोल सकते हैं एक वैल्यू है, एक नियतांक है जो हर एक माध्यम के लिए फिक्स है, ठीक है। और वो हमें बताता है कि माध्यम कितना सरल है एक दूसरे के सापेक्ष, कौन सा माध्यम किससे कितना सघन है या कौन सा माध्यम किससे कितना विरल है, ठीक है। तो दो माध्यमों में कौन सा सघन है कौन सा विरल है, तो कितना सघन है कितना विरल है ये हमें बताता है, और वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। इस शब्द को बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे n या फिर म्यू से निरूपित करते हैं। तो अब स्नेल जी के ही कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझाने के लिए था। आप अपने नोटबुक में इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। स्नेल का नियम मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, इसको अब मिटा नहीं रहा मैं। तो स्नेल जी कहते हैं, अच्छा अपवर्तनांक हमें पढ़ना है, तो स्नेल जी कहते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इधर, या इसको मैं शब्दों को तो लिख ही सकता हूँ। तो स्नेल जी कहते हैं कि आपतन कोण जो कि आई है कि ज्या मतलब साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन अपवर्तन कोण मतलब आर, ठीक है। ज्या मतलब साइन, वैसे NE होता है SINE, लेकिन उसको शॉर्टकट में साइन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक या नियत होता है, ठीक है, वैसे नियतांक होता है। ये स्नेल का नियम है। अर्थात साइन I बटा साइन R, ठीक है, बराबर होता है नियतांक। और ये नियतांक को हम म्यू से या फिर n से निरूपित करते हैं। मेरी आदत है म्यू लिखने की, अगर आपको n लिखना पसंद है तो आप n लिख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। या इसको हम लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर म्यू। अब म्यू लिख रहे हैं तो प्रकाश क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ये जो अपवर्तनांक होता है ये एक दूसरे के सापेक्ष लिखते हैं हम। तो 1μ2, जिसको मैंने म्यू लिखा है, म्यू का सही तरीका है 1μ2, क्योंकि प्रकाश हर बार जहां से आएगी उसको पहला माध्यम और जिसमें जाएगी उसको दूसरा माध्यम बोलेंगे। हर बार प्रकाश जहां से आएगी उसको पहला माध्यम और जहां जाएगी दूसरा, तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार से इसको और समझते हैं। फिलहाल इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब ये कक्षा 10वीं में नहीं है, आप कक्षा 12वीं में है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अपवर्तनांक को ही समझेंगे। अपवर्तनांक मतलब म्यू या फिर n। ठीक, अपवर्तनांक को ही हमें समझना है बेटा। तो क्या है अपवर्तनांक? ओके, तो अपवर्तनांक यही बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सरल और कौन सा माध्यम कितना विरल है एक दूसरे के सापेक्ष। जैसे कि मैं बात करूं कि प्रकाश एक माध्यम से आ रही है, इस माध्यम का अपवर्तनांक मैंने μ1 ले लिया, इसका माध्यम का अपवर्तनांक मैंने μ2 बोल दिया। अब मुझे नहीं पता है कि सघन है कि विरल है, बस हो गया। अब प्रकाश हो सकता है कि अभिलंब की ओर आए, हो सकता है अभिलंब से दूर जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सूत्र से मतलब है। और ये जो नियम आपको बताया स्नेल का नियम, ये दोनों के लिए लागू है, चाहे प्रकाश पास में आए प्रकाश दूर जाए, दोनों के लिए ही सत्य है। तो हो सकता है कि प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाए दूर की तरफ, हो सकता है प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाए पास की तरफ। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये मार्ग है इसका पहला प्रारंभिक मार्ग, इसके इधर आ जाए प्रकाश या इसके इधर चले जाए, दोनों संभव है। लेकिन जो रूल आपको बताया वो आप याद रखें। अब अपवर्तनांक ये कहता है
ठीक है, ये तो स्नेल के नियम ने अपवर्तनांक जो बताया वो तो हमें पता है। अब अपवर्तनांक की एक और परिभाषा है, क्योंकि हमने आपको बात की थी कि स्पीड में कमी आ रही है तो प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है, वास्तव में ये है। क्योंकि जब आपको अभी दिखाया था ना कि आप पानी से जब कीचड़ में गए या दलदल में गए तो अब घट गया ना स्पीड, सघन माध्यम में गए तो आपकी स्पीड कम हो रही है। तो जब प्रकाश भी विरल से सघन में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर μ2 जो है μ1 से कम है, ठीक है, देखो माध्यम का अपवर्तनांक मैं इधर नहीं लिखता बल्कि इधर लिखते हूँ, ये μ1 है और ये μ2 है, दोनों माध्यम में लिख रहा हूँ। अब ये वाली घटना कब होगी बेटा, ये वाली जो घटना हो रही है तब होगी जब μ1 जो है वो लेस देन हो μ2 से, सॉरी μ1 इज ग्रेटर देन हो μ2 से। मतलब प्रकाश सघन से विरल में आई है, मतलब ये ज़्यादा घना माध्यम था, ये कम घना, तो ज़्यादा घना से कम घना में आएगी तो दूर चली जाएगी, मतलब सघन से विरल में आएगी तो चली जाएगी दूर। और ये वाला तब होगा जब μ2 इज ग्रेटर देन हो μ1 से, अर्थात ये माध्यम जिसमें प्रकाश आई है अगर यही घना होगा, सघन होगा इसके सापेक्ष, तो प्रकाश अभिलंब से दूर नहीं हटेगी बल्कि अभिलंब के पास आएगी, तो अभिलंब के पास आएगी। तो ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इसको दूसरे तरीके से मैंने लिखा, μ1 अगर ग्रेटर देन है μ2 से तो प्रकाश दूर की तरफ, अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब अपवर्तनांक को परिभाषित करने के लिए एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं की भी बुक में आपने पढ़ रखा है, 12th में भी आपने हो सकता है कि पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देखेंगे तो पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कहते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है म्यू, ये बराबर है बेटा किसके, तो देखो प्रकाश की चाल आपको पता है ना, c से निरूपित की जाती है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो अगर एक माध्यम में प्रकाश की चाल को मैं c मानूं और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को v मान लूं तो उनका अनुपात ही एक्चुअली, ठीक है, दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात तो यह आ जाएगा c/v के, ठीक है, c/v। c क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में, और c की चाल किसी माध्यम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर म्यू बराबर आपको देखने को मिल रहा है c/v, प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, ठीक है। तो इसके लिए मैं चित्र यहाँ पर बनाऊँ तो ये आपको देखने को इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि प्रकाश ऐसे मुड़ गई है, तो ये I है और ये R है, इसको मैं मान लेता हूँ वायु या निर्वात, और इसको मान लेता हूँ मैं सघन माध्यम, कोई भी सघन माध्यम बोल देता हूँ, सघन माध्यम कुछ भी वायु निर्वात के सापेक्ष, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पानी या कांच या कोई भी सघन माध्यम, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में मैं यही लिख रहा हूँ थी। तो प्रकाश जब मुड़ रही है तो इसमें मैं मान लेता हूँ प्रकाश की चाल c थी और यहाँ पर प्रकाश की चाल v है, तो इसका अनुपात आप देखेंगे तो ये बताएगा इस माध्यम के लिए। देखो वायु और निर्वात के लिए जो म्यू का मान होता है बेटा, जो म्यू का मान माना गया है, ये जो होता है वो होता है 1 पहले माध्यम का। अब μ2 जब आप देखेंगे तो μ2 को मैं म्यू बोल रहा हूँ और म्यू का मान हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने कांच और पानी का भी लिखा नहीं है कि कौन सा हमने माध्यम लिया है। हमने हो सकता है पानी लिया, हो सकता है कांच माध्यम हो, तो μ2 को मैं म्यू लिख रहा हूँ। μ1 की वैल्यू 1 होती है, वायु निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है, जबकि पानी और कांच के लिए अपवर्तनांक का मान म्यू होगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ कांच और पानी के लिए। तो इसको एक्चुअली म्यू जो हमने लिखा है, इसको सही तरीका है लिखने का, हम लिख रहे हैं इसको हम सही तरीके से लिखें तो ये लिखा है हमने 1μ2, क्योंकि 1 से प्रकाश 2 में जा रही है तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ये बराबर है c/v के, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको लिखा जाता है बेटा μ1 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अभी इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, दो तरह के अपवर्तनांक हैं, ये भी आपको पढ़ाना है, ये भी आपको बताना है कि दो तरह के अपवर्तनांक होते हैं। और वो दो तरह के अपवर्तनांक कौन कौन से हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आप देख लें, थोड़ा सा एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपको अपवर्तनांक के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा और कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो ये आप जानिएगा, प्रकाश की चाल घट रही है, कम हो रही है, किसमें, यहाँ पर दोनों में संबंध ये है कि C जो है वो ग्रेटर देन है V से। ये याद रखें कि प्रकाश की चाल घट गई है। जब विरल से सघन में जाएगी तो जो भी विरल माध्यम होगा और जो भी सरल माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, सघन में हमेशा इस माध्यम या विरल माध्यम से प्रकाश थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कम स्पीड देखने को मिलेगी उसकी, ठीक है। तो ये याद रखें इसको आप, और जो भी हमने पढ़ा इस लेक्चर में इसको याद रखें, इसको समझें। और आपने, मैं मानता हूँ कि आप इससे पहले अपवर्तन पढ़े होंगे, अपवर्तन की क्लासेस से पहले आपने पहले भी लगाई है, क्लास 10th में भी पढ़ी थी, और हो सकता है और भी कहीं टीचर के आपने देखे होंगे। बट मुझे लगता है कि आपने शायद जो मैंने चीज़ें बताई है उस पर ध्यान नहीं दिया रहा होगा, इससे नहीं दिया होगा कभी भी इससे पहले। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपवर्तन और प्रकाशिक माध्यम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये हैं क्या, ठीक है, और अपवर्तनांक का मतलब क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे। अभी अपवर्तनांक को हम और समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी चीज़ें बताएंगे। मैं चाहूँगा कि ये आप एक बार इसको पढ़ के आना, इसको बस पढ़ लेना, ठीक है, इसको बस पढ़ लेना एक बार। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय बाय।